और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें भारतीय न्याय संहिता में थेफ्ट पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं चोरी। अब इस चोरी में हमें क्या पढ़ना होगा? हमें चोरी में पढ़ना होगा कि चोरी किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ना होगा, आवश्यक तत्व पढ़ना होगा कि क्या क्या उसके आवश्यक तत्व हैं, इनको देखना होगा। साथ ही साथ हमें 5 जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, स्पष्टीकरण जो दिए गए हैं, उनको पढ़ना होगा, विद केस लॉ के साथ देखना होगा। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो चोरी आपका टॉपिक है, ये प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू, तीनों ही लिहाज से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या पढ़ना है? चोरी। अब ये चोरी किस चैप्टर में है? तो चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधे आपसे चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने मानव शरीर के विरुद्ध अपराध के विषय में पढ़ा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विषय में पढ़ा, बालकों के विरुद्ध अपराध के विषय में पढ़ा। अब ये चैप्टर किसकी बात करता है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। क्लियर? ये चैप्टर आपका 17 रहने वाला है। सेक्शन 303 से लेकर 334 तक ये प्रावधान करता है, अर्थात 303 से 334 तक ये प्रावधान करता है। अब यही चैप्टर हम आईपीसी में कहां पढ़ा करते थे? तो सेम चैप्टर आपका हुआ करता था, जैसे चैप्टर 17 यहां है, ठीक उसी तरह आपके आईपीसी में भी चैप्टर 17 हुआ करता था। सेक्शन 378 से लेकर 462 तक आपका आईपीसी में ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहां पे क्या पढ़ना है हमें? जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है चोरी के विषय पढ़ना है। ये कहां से कहां तक है? ये आपका सेक्शन 303 से लेकर 307 तक ये प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 303 क्या बात करता है? चोरी के विषय में बात करता है। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि चोरी की डिफिनेशन जब भी आप बताएंगे तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि उसके आवश्यक तत्व कितने बताए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। कहा गया चोरी के विषय में, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से, 5 चीजें याद रखिएगा, कब्जे से, उसकी सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से हटाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। क्लियर? अब यहां समझिएगा, चोरी में कुल कितने एलिमेंट होंगे? आवश्यक तत्व या तो कहा जाए तो 5 चीजें होंगी। 5 चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो वह अपराध क्या होगा? चोरी का अपराध घटित होगा। तो एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। देखिए क्या कहा गया? जो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? किसी व्यक्ति के, मान लीजिए मेरे, ठीक है, मेरा ये पेन है, आपने क्या किया? चुरा लिया। अब सपोज करिए कि आपने क्या किया? चुरा लिया। तभी मैं आपको अच्छे तरीके से ये चीजें पूरी समझा पाऊंगा। ठीक है, तो जो कोई, मान लीजिए कोई आप हैं, किसी व्यक्ति कौन है? मैं हूं। ठीक है, वो किसी व्यक्ति कौन है? वो मैं हूं। और जो कोई जब कहा गया तो कोई कौन है? आप हैं। ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से मेरा पेन है, ये किसके कब्जे में है? मेरे कब्जे में। तो क्या कहा गया? कब्जे से। ठीक है, उसकी सम्मति के बिना, मेरी कंसेंट के बिना कोई जंगम संपत्ति, ये क्या है? ये जंगम संपत्ति है। बेईमानी से, आपका इंटेंशन क्या है? बेईमानी पूर्ण है और हटाता है। आपने बेईमानी पूर्ण आशय से इसको हटा दिया तो आपने क्या किया? आपने चोरी की। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से, सबसे पहले हम देखते हैं कब्जे से। तो याद रखिएगा, चोरी का अपराध तभी घटित होगा जब वो संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होगी। अगर कब्जे में नहीं है तो वो चोरी का अपराध नहीं होगा। जैसे आप आए हैं, आपका इंटेंशन ये है कि आप मेरी पेन ले लें, तो ये मेरे कब्जे में है तभी तो आप ले रहे हैं। तो मेरे कब्जे में रहते हुए आपने ये पेन धीमे से खिसका दिया तो आपने क्या किया? चोरी का अपराध किया। लेकिन अगर ये मेरे कब्जे में नहीं है, अर्थात यदि यही पेन कहीं सड़क पर पड़ी होती और आप उठा लेते तो क्या आप चोरी का अपराध करते?
नहीं, तब आप चोरी का अपराध नहीं करते। हाँ, भले ही ये आपराधिक दुर्नियोग हो सकता था या कोई भी अपराध नहीं हो सकता था। कोई भी अपराध कैसे नहीं हो सकता था भाई? ये हो सकता था कि आपने देखा कि पेन पड़ी हुई है रोड पे, आप उठा लिए। अब आपके मन में ये भी तो हो सकता है कि आप चले भाई खोजबीन करें कि भैया ये पेन किसकी है, तो आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन आपके मन में ये जागा कि नहीं, इसको तो हम ही रखेंगे या इसको बेच देंगे, तो आपने कोई अन्य अपराध भले ही कर दिया लेकिन चोरी का अपराध नहीं किया। चोरी का अपराध क्यों नहीं किया? चोरी का अपराध इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो पेन थी वो सड़क पर पड़ी हुई थी, किसी के कब्जे में नहीं थी, इसलिए आपने चोरी का अपराध नहीं किया। बात समझ में आ गई? चलिए, इसी कब्जे से संबंधित आप दृष्टांत पढ़ेंगे 6। आप बेरेट निकालिए 303 सेक्शन 303 का दृष्टांत आप निकालिए 6। देखिए क्या कहा जा रहा है। क को राजपाट पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। ध्यान रखिएगा, क ने उसके ले लेने से चोरी नहीं की है, भले ही उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्नियोग किया है। तो ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम बेस आपका ये दृष्टांत पूछा जाता है तो ये चीजें याद रखेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दृष्टांत रहने वाला है। प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कब्जे से संबंधित चीजें आपको पता हो गई। अब आइए नेक्स्ट, अब क्या है? उसकी सम्मति के बिना। अब कंसेंट दो तरीके की हो सकती है, एक अभिव्यक्त हो सकती है, दूसरा विवक्षित हो सकती है। अभिव्यक्त का मतलब लिखित या मौखिक रूप से आप कंसेंट दे रहे हैं, विवक्षित का मतलब आप आचरण के माध्यम से कंसेंट दे रहे हैं। तो यदि मेरी मान लीजिए इस पे कंसेंट है कि आप भाई आप ले लीजिए, चाहे आप व्यक्त रूप में चाहे आपके विवक्षित रूप में, तो वह चोरी नहीं कहलाएगी। जैसे आप आते हैं और मैं ये कहता हूं कि भाई ठीक है आप मेरी पेन ले जाइए, आप लेके चले जाते हैं, तो ये चीजें चोरी नहीं कहलाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसकी सम्मति के बिना, तो कंसेंट के बिना वो मूवेबल प्रॉपर्टी या हम कहें जंगम संपत्ति लेके जा रहे हैं, तो ही वो क्या कहलाएगी? चोरी कहलाएगी। ठीक, दो एलिमेंट आप समझ चुके होंगे, पहला कब्जे से, दूसरा उसकी सम्मति के बिना, और थर्ड आपका कोई जंगम संपत्ति की बात की गई है। अब जंगम संपत्ति क्या होती है? जंगम संपत्ति के विषय में हमने आपको बताया था सेक्शन 2 के क्लॉज 21 में जंगम संपत्ति को बताया गया है। कहा गया है कि भाई भूमि से लगी हुई या भूबद्ध या भूमि से जुड़ी हुई चीजें क्या होंगी? आपकी जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सभी क्या है? जंगम संपत्ति के अंतर्गत मानी जाएंगी। ठीक है, क्लियर बात? अब यहां समझिएगा, जैसे फील्ड है या हम कहें भूमि है, तो क्या भूमि की चोरी हो सकती है? नहीं हो सकती। भूमि क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन वहीं पर अगर उस भूमि का जो मिट्टी है उसको आपने निकाल लिया, जो मिट्टी है उसको आप निकाल लेते हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपने चोरी की है। ध्यान समझिए, जैसे भूमि है तो भूमि की आप चोरी नहीं कर सकते, लेकिन भूमि पर जो मिट्टी है अगर मिट्टी उसको आप हटा लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा। ठीक इसी तरह पेड़ है, पेड़ की आप चोरी नहीं कर सकते, लेकिन जो ही आपने पेड़ को काटा तो आपने क्या किया? वो चोरी की परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, जो ही आप अलग करते हैं पेड़ को, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे क्या है? कोई जंगम संपत्ति की बात की गई है। तो चोरी जब कभी भी संपत्ति की होगी तो कौन सी संपत्ति होगी? ये आपकी जंगम संपत्ति होनी चाहिए, या हम कहते हैं चल संपत्ति होनी चाहिए, या हम कहते हैं मूवेबल आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गई? अब आइए आगे, फोर्थ आइए, बेईमानी से। बेईमानी से क्या होता है? बेईमानी को आपने कहां पढ़ा? सेक्शन 2 के क्लॉज 7 में आपने बेईमानी को पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। तो 2 के 7 में क्या कहा गया? बेईमानी का तात्पर्य क्या है? यहां कहा गया कि किसी व्यक्ति को आपके कार्य से किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारिक हो सकता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बेईमानी से कहते हैं। ठीक है, आप आए हैं, आपका आशय क्या है कि इस पेन को चुरा लेना है, तो आपका आशय क्या हो रहा है? ये आपका बेईमानी पूर्ण आशय हो रहा है।
क्लियर? इसमें मंजरिया शामिल है, तो आपने क्या किया? चोरी का अपराध किया है। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे चलो। अब देखिए, कहा गया हटाता है। हटाता है क्या क्या मतलब होगा? कि उस संपत्ति को आपने हटा दिया। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप उसको ले ही के जाएं अपने साथ। आपने अगर उस स्थान से थोड़ा सा भी हटा दिया तो यह कहा जाएगा कि आपने चोरी का अपराध किया है। ठीक है? अब देखिए, जो इतनी कहानी हमने कहा है, अब उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताते हैं। जैसे ये पेन, ठीक है, ये पेन मेरी है, आप आते हैं, अब आपका इंटेंशन ये है कि पेन का चुरा लेना। ठीक है? अब यहां समझते हैं, कब्जे से, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से, ये मेरे कब्जे में है, आप पेन को चुरा लेते हैं, तो मेरे कब्जे में थी ना, तो आपने क्या किया? चोरी किया। उसकी सम्मति के बिना, मेरी कंसेंट नहीं थी कि आप मेरे पेन ले जाइए, मेरे कंसेंट के बिना आप लेके चले गए, तो आपने क्या किया? चोरी किया। कोई जंगम संपत्ति, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपने मेरी संपत्ति को ले लिया है, तो आपने क्या किया? चोरी का अपराध किया। बेईमानी से, आपका इंटेंशन क्या था? आप बेईमानी पूर्ण आशय से आए थे कि सर की जो पेन है वो उसको चुरा लेना है। क्लियर? अब हटाता है, आपने, भाई जाहिर सी बात है, आप आए हैं, पेन को लिए हैं, तो वो हटी ना, तो हटाया आपने थोड़ा सा, तो उसको क्या किया? आपने चोरी का। ये जरूरी नहीं कि आप साथ में लेके जाएं। आपका आशय अगर बेईमानीपूर्ण है, आपने थोड़ा सा भी मेरा पेन हटा दिया है, भाई ये हटा दिया थोड़ा सा, फिर आपने सोचा कि बाद में हम ले जाएंगे, सब सर थोड़ा दूर कहीं निकल जाएंगे तो हम लेके चले जाएंगे, तो भी आपने क्या किया? चोरी का अपराध कर दिया है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई जितनी हमने आपको यहां पर बताया। अब आगे चलते हैं। केस लॉ है, ध्यान रखिएगा, अवतार सिंह वर्सेस राज्य 1965 का मामला है। इसमें कहा गया विद्युत जो है वो चल संपत्ति न होने के कारण चोरी की विषय वस्तु नहीं है। ठीक है? ये याद रखिएगा। तो ये इससे संबंधित है, जंगम संपत्ति से संबंधित, ये आपका केस लॉ आप लिख सकते हैं। सेकेंड, केएन मेहरा वर्सेस राजस्थान राज्य 1957 का मामला है। इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति जो जहाज है उसको बिना परमिशन के लेके उड़ गया और उड़ने के बाद फिर रख दिया। यहां यह माना गया कि आप जहाज लेके चले गए बिना किसी के परमिशन के, तो आपने क्या किया? चोरी का अपराध कर दिया है। ठीक है? नेक्स्ट आइए, प्यारेलाल वर्सेस राजस्थान राज्य 1963 का मामला है। इसमें कहा गया कि एक सरकारी आपका क्या था कि फाइल रखने का एक जगह बनाया गया था, वहां से एक व्यक्ति क्या करता है कि फाइल निकालता है और अपने घर लेके चला आता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो फिर वो फाइल उठाता है, वहीं रख देता है। सरकारी जो आपका फाइल रखने का था, आपका ऑफिस था, उस वहीं जाकर फाइल उसको रख देता है। तो यहां कहा गया कि भले ही आपका आशय उसको चुराने का ना रहा हो, लेकिन फिर भी आपने उस कब्जे से उस फाइल को हटाया है, तो आप चोरी के दोषी होंगे। क्लियर? तो ये तीनों आप केस लॉ याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके मीन्स में भी ये काम। ठीक है? चलिए, तो ये हुई बात चोरी की। अब आते हैं स्पष्टीकरण। इंपॉर्टेंट आपका स्पष्टीकरण है, 5 स्पष्टीकरण बताए गए। ध्यान रखिएगा, चोरी में 5 आपके आवश्यक तत्व बताए गए हैं। वहीं आपके स्पष्टीकरण की बात की जाए तो 5 आपके स्पष्टीकरण भी बताए गए हैं। फर्स्ट क्या कहा गया कि भूबद्ध चोरी योग्य नहीं, भूमि से अलग होते की चोरी का विषय। क्या मतलब है? कहा गया अगर कोई चीज भूबद्ध है, आपका भूमि से जुड़ी हुई है, तो वो चोरी का विषय वस्तु नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप भूमि से अलग करते हैं वह चोरी का विषय वस्तु हो जाती है। जैसे पेड़ का हमने एग्जांपल दिया, अगर पेड़ लगा हुआ है तो वो चोरी की विषय वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पेड़ को काटते हैं, अलग करते हैं, वो आपकी चोरी की विषय वस्तु हो जाती है, और यह कहा जाएगा कि आपने चोरी की है। दृष्टांत जो क है आप देखिएगा इसी से संबंधित है। एक बार देखिए दृष्टांत क, यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से यह की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यहां ज्यों ही क ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी का अपराध किया। ठीक है? आइए नेक्स्ट आइए, यह पहला आप समझ चुके हैं। दूसरा, हटाना उस कार्य द्वारा जिसमें चोरी हो।
भाई जब आप पेड़ काट रहे हैं तो हटाएंगे ना, तो थोड़ा सा अगर हटा तो वो क्या हो जाएगा, वो चोरी हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड आइए, बाधा को हटाना। अब ये क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने बाइक अपने घर में खड़ी की है और चैन लेके आए। पहले क्या था कि चैन से हम लोग बांध देते थे, तो चैन लेके आए, उसके पहिए में बांध दिया और ताला लगा दिया उस चैन में, ठीक है, कोई चोरी नहीं करता है। एक व्यक्ति आता है और ताला तोड़ देता है, तो उसने क्या किया, उसने चोरी का अपराध किया। किस स्पष्टीकरण के अंतर्गत आएगा ये स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि बाधा को हटाना। बाधा क्या था, वो चैन था। भाई चैन आप हटाएंगे तभी तो बाइक ले जाएंगे, तो ताला तोड़ा, चैन हटाया, तो उसने क्या किया, स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत क्या किया, चोरी का अपराध किया। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आइए, स्पष्टीकरण 4, जीव जंतु को हटाना। और ऐसा हटाना कि उसमें गति आ जाए, तो आप क्या करते हैं, चोरी का अपराध करते हैं। अब दृष्टांत इसका देखिए, पढ़ते हैं लोग। मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जो ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, क ने मूल्यवान वस्तुएं क्या की, चोरी की हैं। बात समझ आ गई। इसीलिए यहां लिखा गया है जीव जंतु को हटाना। जैसे ही वो बैल हटता है, पीछे भाई आपका उसमें क्या था, सामान बन रहा होगा, महंगा सामान, तो वो भी उसी के साथ हटेगा, वो भी गति पाएगा। तो आपने क्या करेंगे, आपने चोरी का किया। इसी के साथ आप इससे पहला ख देखेंगे तो कुत्तों से संबंधित है। वही चीज, ललचाने का बिस्किट था और आपने कहा करके वो कुत्ते को अपने पास बुला लिया, तो आपने क्या किया, चोरी का। क्योंकि भाई कुत्ते का मालिक के कब्जे से, उसके आपने बेईमानीपूर्ण आशय से उसको अपने पास बुलाया है, इसलिए आपने क्या किया है, आपने चोरी का अपराध किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। लास्ट आपका स्पष्टीकरण है सम्मति अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकती है। हमने आपको बताया कि जो कंसेंट है वो अव्यक्त का मतलब क्या है, यहाँ विवक्षित का क्या मतलब है, ये हमने आपको पहले यहाँ पर बता दिया। तो याद रखिएगा, कंसेंट कैसी हो सकती है, अव्यक्त भी हो सकती है या विवक्षित भी हो सकती है। तो इस तरह हमने आपको बताया चोरी क्या होती है, आवश्यक तत्व बताया, केस लॉ बताया, स्पष्टीकरण जो 5 है उसको हमने बताया। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी जाइएगा नहीं, अभी आगे और भी चीजों को पढ़ना है हमें, ठीक है। अब बात ये उठती है कि यदि आपको बीएनएस की क्लास अगर ज्वाइन करनी होगी तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, मतलब अगर इससे पहले की अगर आपको क्लास चाहिए या इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा उसकी क्लास चाहिए, या हम कहते हैं कि आपको भारतीय साक्षर नियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या किसी भी एक्ट की अगर क्लास चाहिए तो आपको कैसे मिलेगी, आपको मुझे बताए गए नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करना होगा तो जल्द से जल्द आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं, चोरी का दंड। हमने चोरी पढ़ा, आवश्यक तत्व पढ़ा, स्पष्टीकरण पढ़ा, केस लॉ पढ़ा। अब चोरी का दंड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं। चोरी का दंड जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये आपका सेक्शन 303 के क्लॉज 2 में है। अभी तक हमने जो पढ़ा ये 303 का क्लॉज 1 था, ठीक है। याद रखिए, दंड जब पूछा जाएगा कि दंड कहां है तो याद रखिएगा 303 के क्लॉज 2 में आपके दंड के विषय में बात की गई है। चलिए देखते हैं चोरी का दंड। अब चोरी का यह दंड 3 तरह का दंड दिया गया है, याद रखिएगा। पहला, प्रथम दोष सिद्धि, आपने कोई सामान चोरी किया तो आपको कितनी सजा मिलेगी, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से आपको दंड दिया जा सकता है। वहीं पर अगर आप द्वितीय बार दोष सिद्ध किए गए हैं, दोबारा आप चोरी करते पाए गए हैं, तो आपको कितना दंड मिलेगा, कम से कम 1 वर्ष का कारावास, जो अधिकतम कितना होगा 5 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष या जुर्माना की बात की गई, जबकि यहां क्या है द्वितीय में 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष और जुर्माना है। यहां प्लस का मतलब और, तो या और ये संभल के चलिएगा, ये बहुत ही खतरनाक सफर है। यहां पर आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे
तो क्वेश्चन जब आएगा और 4 ऑप्शन आएंगे ना, या और ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया या था कि और था। तो यहाँ हमेशा अलर्ट रहा करिए कि कहाँ या लिखा है, कहाँ और लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो दोनों दंड आपको पता हो गया कि पहली बार आप चोरी करते हैं तो ये इतनी सजा मिलेगी, फिर दोबारा आप करते हैं, नहीं मान रहे हैं, तो इतनी सजा मिलेगी। ठीक है, अब तीसरी में क्या कहा गया? कहा गया परंतु जहां संपत्ति का मूल्य, जो संपत्ति आपने चुराई है उसका मूल्य कितना है? 5000 से कम है, और आप क्या करते हैं? उस संपत्ति को लौटा देते हैं। मान लीजिए ये हमारी संपत्ति है, 5000 से कम है, मान लीजिए 2000 या 3000 की संपत्ति है, आप इसको चुरा लेते हैं, फिर आपको लगता है नहीं गलत हमने किया, आप हमें दे जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पहली बार दोस्त सिद्ध किए गए हैं तो आपको कितना दंड मिलेगा? यहां पे कहा गया सामुदायिक सेवा से आप दंडित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये पहला और दूसरा दंड समझ चुके। तीसरे में कहा गया जहां संपत्ति का मूल्य 5000 से कम है, आपने चुराया, वो संपत्ति फिर वापस कर दिया है आपने, और पहली बार दोष सिद्ध किए गए हैं तो कितना दंड मिलेगा? सामुदायिक सेवा से दंडित किए जाएंगे। आप मुझे बताइएगा कि जो दंड हमने पढ़ाया था वो कहां पर है? दंड में ही आपका सामुदायिक सेवा जोड़ा गया था, तो दंड किस सेक्शन में है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, जो ये द्वितीय आपका दोष सिद्धि है या ये परंतु से जो स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों चीजें नई जोड़ी गई हैं बीएनएस में, ये आईपीसी में नहीं था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ आप एक चीज और याद रखिएगा, ये सेक्शन 303 हुआ जो हमने पढ़ा, और यही 303 आप जब आईपीसी पढ़ते थे तो वो कहां था? आपका 378 और 379, इन दोनों को मिलाकर अब एक सेक्शन कर दिया गया है, 303 कर दिया गया है। 378 में जब आईपीसी पढ़ा करते थे आप, तो वहां क्या था? परिभाषा बताया गया था, स्पष्टीकरण बताया गया था। 379 में चोरी का दंड बताया गया था। अब क्या कर दिया गया है? 303 में ही उसका दंड भी बता दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा हमने बताया, और लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन और रहेगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, पूछा जाता है, ये आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति को चोरी कर सकता है? मैं जैसे ये हमारा मोबाइल हो गया, तो क्या उसकी मैं चोरी कर सकता हूं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कि मेरा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल मेरा खराब हो गया, मैंने दिया शॉप पे बनने के लिए, अभी शॉपकीपर ने उसको बनाया नहीं है, दुकान वाले ने अभी बनाया नहीं, अभी रखा है, मैं दूसरे दिन गया और उसके दुकान में घुस गया और मोबाइल लेके चला गया, तो क्या होगा? ये क्या चोरी होगी? नहीं, ये चोरी नहीं होगी। क्या होगा फिर? ये हो सकता है कि आपने आपराधिक अत्याचार किया, लेकिन वो चोरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो मोबाइल था हमारा बना ही नहीं था। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मोबाइल दुकानदार ने हमारा बना दिया, मैं फिर जाता हूं, घुसता हूं, उसके हाथ से छीनता हूं, लेके चलता हूं। अब क्या है? अब ये आपका चोरी होगा। क्यों? क्योंकि मेरा आशा था कि दुकानदार को मैं पैसा नहीं दूंगा, अपना मोबाइल भी लेके चला आऊंगा। तो ये क्या है? ये आपका चोरी होगा। चोरी इसलिए भी होगा कि जो संपत्ति थी वो किसके कब्जे में थी? दुकानदार के कब्जे में थी। अब वो मेरी संपत्ति नहीं बल्कि उसकी संपत्ति मानी जाएगी। मेरी संपत्ति तब मानी जाएगी जब मैंने उसका पैसा अदा कर दिया होता। जो मोबाइल बनाने में पैसा जितना भी लगा है, अगर मैं पैसा अदा कर देता और तब मैं लेता उस सामान को, तो वो चोरी नहीं कहलाती। ठीक है, तो अपनी भी संपत्ति की चोरी की जा सकती है। इसी के संबंध में जो दृष्टांत है आपका, 3 दृष्टांत मोस्ट इंपोर्टेंट एक लाइन से लगे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 6 है, शायद ये ईया है और ट है। ठीक है, तो ये तीनों आपके दृष्टांत इंपॉर्टेंट है, एक साथ आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ दृष्टांत हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। मैं बता देता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे घ और अंग, इसको एक साथ पढ़िएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर आपका प्री के एग्जाम में पूछा जाता है और मेंस में आपका यहां से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट आइए, यहां पे देखेंगे आप, एक च है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका ड़ देखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां कहा गया क य की पत्नी का जार है। जार का मतलब क्या होता है? जार का मतलब ये होता है कि भाई उनके साथ जो य की पत्नी है उनके साथ क का क्या है? गलत रिलेशन। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं कि जार है।
ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, जार है। बस ये आप समझ लीजिए। तो क या की पत्नी का जार है, वह क को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में क यह जानता है कि वह उसके पति य की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वह ऐसी संपत्ति है जिसको देने का प्राधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ य को। ठीक है, उसे य से प्राप्त नहीं है, और वह य से प्राप्त नहीं है। जो य की पत्नी है वो संपत्ति य से उसको प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी य की कंसेंट के बिना वह संपत्ति किसको दे देती है, फिर क्या कहा गया, यदि क उस संपत्ति को बेईमानी से ले लेता है तो यह क्या कहलाएगा, चोरी का अपराध। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका दृष्टांत पूरा हमने आपको बता दिया। चोरी क्या है ये बताया, आवश्यक तत्व क्या है ये बताया, आपका जो स्पष्टीकरण है ये बताया, दंड कितना मिलेगा ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, और जो केस लॉ है ये हमने बता दिया। अब एक और सेक्शन है 304 झपटमारी, जिसके विषय में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रख चुका हूं, पहले ही मैंने पढ़ा रखा है। यदि आपने ना पढ़ा हो तो क्लास ज्वाइन करके आप तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्लास ज्वाइन करना होगा तो क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।